सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू न्यूज एनालिसिस में कुछ कल परसों के टॉपिक्स हैं और आज के द हिंदू में एक आधा टॉपिक ऐसा जो आपकी इंटरेस्ट ऑफ करंट अफेयर से नहीं है बट रीडिंग पर्सपेक्टिव से है। तो रीडिंग पर्सपेक्टिव से वो मैंने डाल दिया, उसका एकदम टेंशन नहीं लेना है। और जो टॉपिक्स करंट अफेयर्स तो उसका एकदम डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे अपन आज। तो पहला हमारे पास टॉपिक है मुगल गार्डन्स रीनेम्ड एज अमृत उद्यान, है ना। ये काम परसों रात को ही हो गया था, अमृत उद्यान। एंड इंटरेस्टिंगली आई वाज प्लानिंग टू गो टू मुगल गार्डन्स द वेरी दैट नाइट कि कुछ दिनों में टिकट्स आ जाएंगी मुगल गार्डन की, तो बुक कर लेते हैं। और सुबह सुबह मुगल गार्डन्स का नाम ही बदल गया, अमृत उद्यान हो गया। और एक चीज कही गई कि देयर वाज अ मुगल गार्डन्स। तो चलिए देखेंगे मुगल गार्डन की हिस्ट्री क्या है, डिजाइन क्या होता है, ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप का 4 बाग स्ट्रक्चर। तो एक हिस्ट्री का कहीं ना कहीं इसमें एसेंस आ जाता है, तो उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारे पास नरेगा रिफॉर्म्स है। देखो नरेगा की रिफॉर्म्स बहुत सारे अभी नीड है। 100 दिन का रोजगार कैसे, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या फिर जिसे कहें कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस पे गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, तो चलो उसमें मेंशन्ड है। बट व्हाट एग्जैक्टली दिस मनरेगा इज, क्या है मनरेगा की हिस्ट्री और क्या है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। थर्ड है हमारे पास महादाई रिवर, ये गोवा और इसके बीच का डिस्प्यूट है, तो उसको देखेंगे। एंड दिस इज अबाउट द जोकोविक साहब ने 10th अपना जीता है ओपन, तो उसको देखेंगे। और हाँ, इंपॉर्टेंटली एक अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीते हैं हम लोग, तो वो भूलना नहीं है, वो भी याद रखना है ना। ठीक है, चलिए, क्योंकि क्रिकेट के जो लवर्स होते हैं वो जेंडर बायस नहीं करते, क्रिकेट में मेल और फीमेल क्रिकेट दोनों देखते हैं वो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मुगल गार्डन्स रीनेम्ड एज अमृत उद्यान। देखो मुगल गार्डन्स ने एक प्रॉपर एक ग्रुप ऑफ गार्डन्स को मुगल गार्डन्स बोलते हैं। प्रेसिडेंट हाउस के आगे होता है ये मुगल गार्डन्स। यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे उगते हैं जो शायद बहुत सीजनल होते हैं और केवल कुछ एक आधा जगह पे होती है। ठीक है, और यहाँ पर जाने का टिकट लगता है, बहुत प्यारी जगह है, जाना काफी इंटरेस्टिंग जगह है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। और चले ही जाना, क्या पता अगले साल कुछ क्या हो, कल हो ना हो, किसने जाना। तो अब वैसे भी लोग इंस्टा स्टोरी डालेंगे तो अब लिखेंगे प्लेस का नाम पे अमृत उद्यान, नॉट मुगल गार्डन्स। ठीक है, आइकॉनिक मुगल गार्डन सेक्टर, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट्स हाउस। राष्ट्रपति भवन को हम प्रेसिडेंट हाउस बोलते हैं, ये तो सबको पता है ना। राष्ट्रपति भवन, एडविन लुटेंस, तो पूरे चीज जानेंगे क्या है नहीं है, हर एक चीज का डिटेल एनालिसिस करेंगे। इन दिल्ली उसका नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। द क्लस्टर ऑफ 15 गार्डन्स, ये बातें याद रखनी थी, मैंने थोड़ी देर पहले ये बात मेंशन की थी कि ग्रुप ऑफ गार्डन्स को मुगल गार्डन्स बोलते हैं या अमृत उद्यान बोलते हैं। तो 15 गार्डन्स का ग्रुप है, इसे हम कलेक्टिवली अब अमृत उद्यान बोलेंगे। इंडिविजुअल गार्डन्स विद इन द स्प्रॉलिंग प्रेसिडेंट एस्टेट आर हर्बल गार्डन्स। तो इंडिविजुअल क्या क्या है, देखो एक तो हर्बल गार्डन है, एक म्यूजिकल गार्डन है और एक स्पिरिचुअल गार्डन है। विल रिटेन देयर नेम्स, ये तीनों के नाम वही रहेंगे, लेकिन जो ओवरऑल नाम है वो अब हो जाएगा अमृत उद्यान। ठीक है, और ये चेंज कर दिया गया है, वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वेबसाइट पे चेंज हो चुका है। और ये तीन आपके जो सेपरेट नेम्स चलते हैं, म्यूजिकल, स्पिरिचुअल एंड हर्बल गार्डन्स, वो सेम रहेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इनटू द मुगल गार्डन्स। तो ये अगर टफ पेपर बनाना होगा तो ये पार्ट डाला जा सकता है, नहीं तो ऊपर वाले से काम चला लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है मुगल गार्डन्स में, हिस्ट्री ऑफ मुगल गार्डन्स। ये बाबरनामा में भी इसकी मेंशन्ड है। ठीक है, बाबर says that his favorite kind of gardens is the Persian चारबाग स्टाइल, लिटरली 4 गार्डन्स। देखो बाबर की फेवरेट स्टाइल ये पर्शियन स्टाइल थी गार्डन्स की, इस तरह से बनता था। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज। ये देखो, ये जो है ना, ये सेम चारबाग स्टाइल कहते हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 गार्डन्स है, ये बीच में पैसेजेस है, इसी हम कहते हैं चारबाग स्टाइल। ये कश्मीर में भी मिलेगा। अगर आप कभी ताजमहल देखने गए होंगे तो वहां पर भी ये चीज मिलता है। ताजमहल भी अब विजिट करोगे तो सबसे पहले जाओगे इधर से, सामने एक फवारा टाइप का होता है और 4 गार्डन्स में डिवाइडेड है वो, उसे हम कहते हैं चारबाग स्टाइल। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है मुगल गार्डन्स किस स्टाइल में बनाया, तो चारबाग स्टाइल का है। ठीक है, और बाबर ने सेम चीज अपनी पर्शियन बाबरनामा में लिखी भी है। ये चारबाग स्टाइल जो है वो 4 गार्डन्स, वो मेरा फेवरेट है। डिफाइंड बाय रेक्टिलिनियर लेआउट्स डिवाइडेड इन 4 इक्वल सेक्शंस, अभी जस्ट देखा हम लोगों ने। The 4 gardens surrounding the Humayun's tomb in Delhi to the Nishant Bagh in Srinagar all are built in style, giving them the moniker of Mughal Gardens. ठीक है, मुगल्स के टाइम पे बना था तो मुगल गार्डन्स बोला जाता था, सिंपल है। A defining feature of these gardens ये waterways, जो हमने अभी जस्ट देखा ना, जो वो इमेज बनाया ना, वो याद रख लो बस, उसके अलावा कुछ नहीं। ये 4 चीज
ये जो है ये पैसेज है आपका जिसमें फवारा वगैरह लगा रहेगा, इस साइड से भी फवारा है और साइड में 4 जगह आपको गार्डन मिल जाएगा। These were not only crucial to maintain the flora of garden, they also an important part of the aesthetics. Aesthetics होता है, लोग फोटो लेते हैं, एस्थेटिक डीपी लगाएंगे आज, एस्थेटिक पोस्ट लगाते हैं लोग, है ना, वैसे ही है ये। फाउंटेन्स वर ऑफन बिल्ट सिंबलाइजिंग द साइकिल ऑफ लाइफ, कि साइकिल ऑफ लाइफ क्या होता है, बर्थ एंड रीबर्थ का कॉन्सेप्ट, बुद्धिज्म और जैनिज्म याद करो। इस तरह से पानी निकला, वापस गया, फिर आया, फिर गया, बर्थ एंड रीबर्थ, दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ, ब्यूटीफुल साइकिल ऑफ लाइफ। तो किसी इंटेंशन से ही बनाया जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट एग्जैक्टली दिस चारबाग स्टाइल मुगल गार्डन्स के स्टाइल में बना है और कौन कौन सी जगह हैं। जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि आप हुमायूं टॉम्स देखोगे, दिल्ली है, बहुत प्यारी जगह है, हुमायूं टॉम्स है, आप मुगल गार्डन्स देख लो, आप अगर कुतुब मीनार चले जाओ तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अगर कोशिश करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन वैसे एज सच नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप अगर ताजमहल जाओगे वहां तो बहुत प्यारा स्टाइल मिलता है, तो सामने से दिखता है वहां पे कि हाँ भाई ये चारबाग स्टाइल में बना हुआ है और सिंबलाइज करता है द साइकिल ऑफ लाइफ। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड राष्ट्रपति भवन गेट मुगल गार्डन्स। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन्स कब आया? 1911 में जब कैपिटल शिफ्ट हो रहा था कैलकाटा से दिल्ली, तो राज दरबार लगा था, तो यह डिसाइड किया गया था कि इंडियन कैपिटल को कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट करना है, ये तो पता ही है। अब उसमें 4000 एकड़ ऑफ लैंड चाहिए था, तो वाइसरॉयज हाउस बनवाया गया, सर एडविन लुटियंस, जो आज बना हुआ है राष्ट्रपति भवन। कभी जाना राष्ट्रपति भवन तो रास्ते में पड़ता है लुटियंस मार्ग, ये पड़ता है रास्ते में, तो लुटियंस वे है, तो वही एडविन लुटियंस ने डिजाइन दिया था राष्ट्रपति भवन का। जो इतना बड़ा विशाल राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो लुटियंस ने बनवाया था, सर एडविन लुटियंस ने, उन्होंने डिजाइन दिया था। और राष्ट्रपति भवन जो है वो एक हिल पे लोकेटेड है, इसलिए वो ऊंचा दिखता है, वो ऊंचा दिखता है। एक तरह से अगर हम आज के कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो वो महामहिम है, तो वो ऊपर रहते हैं। तो अगर आप ये देखोगे कि इसमें जो हिल्स पे बना उसे हम कहते हैं रायसीना हिल्स, ठीक है। तो कभी भी राष्ट्रपति भवन जाना तो इंडिया गेट से भी देखोगे तो तुम्हें दिखेगा एक इस तरह से एंगल दिखेगा वहां पे, तो रायसीना हिल्स के कारण ऐसा दिखता है। लुटियंस डिजाइन कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल यूरोपियन आर्किटेक्चर इंडियन स्टाइल, प्रोड्यूसिंग ए यूनिक एस्थेटिक दैट डिफाइंस लुटियंस दिल्ली टिल डेट। आज भी लुटियंस का वो आर्किटेक्चर वो बताता है, वो हमारी हिस्ट्री है और हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हिस्ट्री जो है वो है। हाउ कैन यू चेंज द हिस्ट्री? यू कैन चेंज योर प्रेजेंट, यू कैन चेंज योर अपकमिंग फ्यूचर, बट जो हो गया वो हो गया है, उसे संभाल के रखो, वो हमारी धरोहर है, उसे बदलने की कोशिश मत करो। वही लुटियंस ने बनाया एक यूरोपियन और इंडियन आर्किटेक्चर में, और वहां पर मुगल गार्डन्स बनवाया उसने। और मुगल गार्डन पब्लिक के लिए साल में एक बार खुलता है, तो मौका मत खोना। Crucial design of Viceroy's house was a large garden in its rear. The initial plans involved creating a garden with traditional British architecture. स्टार्टिंग में था कि ब्रिटिश आर्किटेक्चर में बनाएंगे क्योंकि ब्रिटिश थे, लेकिन जो वाइसरॉय की वाइफ चाहती थी कि कुछ मुगल आर्किटेक्चर बने, तो मुगल गार्डन्स बनवाया गया। और बुक थी गार्डन्स ऑफ द ग्रेट मुगल्स, उससे इंस्पायर होके विलर स्टुअर्ट की बुक थी मुगल गार्डन्स, लाहौर और श्रीनगर में देखा गया, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी मुगल गार्डन्स बनवाया गया। ठीक है, डिजाइन क्या है? इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन, नेमली द चारबाग स्टाइल। गार्डन्स आर फॉर्मली इन स्टाइल, सिमेट्रिकल स्टाइल में होते हैं, देखा भी जस्ट वो सिमेट्रिक बनता है। द गार्डन एरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 प्लॉट्स बाय वाटर चैनल्स। द 4 चैनल्स रिप्रेजेंट द 4 रिवर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, 4 रास्ते हैं जीवन के। इवोल्यूशन ऑफ मुगल गार्डन एट राष्ट्रपति भवन। लेआउट प्लेस हुआ था 1917 में जब किताब देखी गई थी। उसके बाद 1928-29 में इसको प्लांटिंग की गई, हॉर्टिकल्चर विलियम मोस्टे ने प्लांट किया था गार्डन को। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। विलियम मोस्टे ने उस गार्डन को पहली बार प्लांट किया। Was especially skilled in growing the roses and said to have introduced more than 250 variety of hybrid roses. तो डिफरेंट जो वैरायटी ऑफ फ्लावर्स होते हैं जो केवल आपको मुगल गार्डन्स में मिलेगा, वो इसी कलाकारी का आज हम लोग देख रहे हैं। विलियम मोस्टे जो हॉर्टिकल्चर थे उस टाइम पे, और हॉर्टिकल्चरिस्ट ने इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे गुलाब उगाए और एक मुगल गार्डन्स को एक नया रूप दिया। गार्डन्स धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ा, जैसे जैसे लोग आए वैसे वैसे चीजें आई, वैसे वैसे फूल वगैरह बढ़ना शुरू हुए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, मेड अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट व्हेन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ फूड शॉर्टेज इन द कंट्री ही हिमसेल्फ प्लॉट द लैंड्स एंड डेडिकेटेड अ सेक्शन ऑफ द गार्डन टू फूड ग्रेन्स। उन्होंने वहां पर खाना भी उगवाया, अनाज उगवाए उन्होंने। तो इस तरह से हमारा वो चला मुगल गार्डन्स का इवोल्यूशन।
आगे देखते हैं, टुडे न्यूट्रिशन गार्डन भी यहाँ पर है। तो राजगोपालाचारी के बाद से न्यूट्रिशन गार्डन भी एक बना, जिसे हम कहते हैं दाली खाना। दाली खाना, ठीक है। स्टैंड्स इन दैट स्पॉट ऑर्गेनिकली कल्टिवेटेड अ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल फॉर कंजम्पशन एट राष्ट्रपति भवन। अब उसमें जो फल सब्जियां उगाई जाती हैं वो राष्ट्रपति भवन में खाई जाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट आर वेंकटरमना, उन्होंने कैक्टस गार्डन ऐड किया। जैसे जैसे प्रेसिडेंट्स आए उन्होंने ऐड किया, सबका अपना चॉइस होता है, किसको पसंद है किसी को ना पसंद है, उस हिसाब से। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने थीम बेस्ड गार्डन्स लाए, फ्रॉम द म्यूजिकल गार्डन टू द स्पिरिचुअल गार्डन। जो आज हम देख रहे हैं म्यूजिकल और स्पिरिचुअल गार्डन, वो अब्दुल कलाम साहब का है। आर वेंकटरमन का कैक्टस गार्डन है, और इधर से न्यूट्रिशन गार्डन दिया गया आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा, राइट। आई होप कि इतना डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मनरेगा रिफॉर्म प्रायोरिटाइज द वर्कर एंड हर ड्यूज। देखो, मनरेगा की अगर बात करें तो एक छोटी सी बात समझो पहले, मनरेगा को जानने से पहले। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, ये एक्ट है, यानी एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन देता है ये, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन देता है। मनरेगा में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोगों को पेमेंट नहीं मिलता है समय से, और मनरेगा का एक मोबाइल ऐप है जिसमें अटेंडेंस लगता है। वहां पर लोगों के पास प्रॉब्लम है अटेंडेंस से रिलेटेड, कि भाई अटेंडेंस ही नहीं लग पा रही है, स्मार्टफोन नहीं है किसी के पास। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मनरेगा गारंटी करता है राइट टू वर्क, वो कंप्लीट पर्पस, उसका इंटेंशन अचीव नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आर्टिकल लिखा गया है। तो हम थोड़ा सा इसमें और डीप करेंगे, डीप डिग करेंगे कि देखते हैं क्या है एड्रेस ऑफ वायलेशन। फर्स्ट इज डिले इन द वेज पेमेंट, सेकंड इज द स्ट्रेंथ इंप्लीमेंटेशन, थर्ड इज द प्रोग्राम लाइक डिमांड बेस्ड लॉ। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है। मनरेगा 2005 में आया था, ये राइट टू वर्क का एक अधिकार देता है, ठीक है। तो अगर पूछे तो राइट टू वर्क किससे आता है, तो मनरेगा 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बहुत प्यारी स्कीम है ये स्कीम, काम करके पैसा लेना सिखाती है, बैठ के पैसा खाना नहीं। बहुत अच्छी स्कीम है। अगर इंटरप्रिटेशन करना चाहो तो बहुत बड़े बड़े इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं इससे। खैर, ये एक लीगल राइट प्रोवाइड करता है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मनरेगा एक लीगल राइट प्रोवाइड करता है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर अग्री टू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है, मनरेगा में किस तरह का काम होता है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जो जैसे रोड बन रहा है, कहीं मिट्टी डालना है, कहीं ईंटें उठवानी है, कहीं गिट्टी लगवानी है, तो इस तरह की चीजें पे मनरेगा का काम है। तो और भी बहुत सारे रिलेटेड वर्क्स हैं, गवर्नमेंट नोटिफाई करता है टाइम टू टाइम। और 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लीगल राइट है, और राइट टू वर्क है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और वुमेन आर गारंटीड 1/3 ऑफ द जॉब्स मेड अवेलेबल अंडर द मनरेगा। एमजी नरेगा में अगर आपको मान लो कि 60 ओपनिंग्स हैं जॉब की, तो उसका 1/3 रिजर्व्ड है वुमेन के लिए, यानी 20 सीट्स जो होंगी वो रिजर्व होंगी, वो केवल विमेन सीट होंगी। बाकी 40 पे हर कोई आएगा, लेकिन 20 आपकी विमेन होनी ही होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जगह पे। वर्क इज प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर वर्कर्स रेजिडेंट, जहां भी रहता है उसके 5 किलोमीटर के अंदर रहेगा, और 15 दिन के अंदर जॉब मिल जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, और सोशल ऑडिट मैंडेटरी है मनरेगा का, ठीक है। अभी आईएएस वगैरह करते हैं या जो भी वहां पर अधिकारी है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करें तो राइट टू वर्क एडवांस आर्टिकल 41 बताता है, 48 बताता है सस्टेनेबल रूरल वर्कर्स, ठीक है, रूरल से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ कब होगा आपका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ये भी मतलब होता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, मतलब डिग्निटी से रहना, कैसे भी रहना। देखो, जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, सुने होगे कहावत कि जीवन क्या है, जीवन तो हर कोई जी लेता है, लेकिन शान से जिए वो हो गया जीवन, एक ही तो जीवन है, अच्छे से जियो। तो वही चीज है यहाँ पर, राइट टू लिव विद डिग्निटी। मनरेगा में जब मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही, ये आपको पैसा कमाना सिखाता है, बैठ के खाना नहीं, तो वहीं पर राइट टू डिग्निटी की बात आ जाती है आर्टिकल 21। और आर्टिकल 16 गारंटी करता है कि अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए हर किसी को, और 1/3 का रिजर्वेशन देके आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 46, जो स्टेट को प्रमोट करता है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। इसमें क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है, 100 दिन का रोजगार। अगर मान लो इसमें देखो, मनरेगा में हर जगह के रेट्स अलग अलग है, कहीं पे 350, कहीं पे 400 रुपए का डेली का, कहीं 600, साउथ में तो 600 650 रुपए भी मिलते हैं। तो लमसम 10,000 12,000 तक लोग कमा सकते हैं इससे, मनरेगा से। तो एक तरह से ये बता रहा है कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है। आर्टिकल 40 स्टेट ऑर्गेनाइज कर रहा है विलेज पंचायत एंड अवार्ड देम द पावर अथॉरिटी
में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है, लोग आएंगे साथ में। तो ये चीजें हम रिसेंटली देखो यूनियन गवर्नमेंट ने एक ऐप इंट्रोड्यूस किया जिसमें ये कहा गया कि ऐप के थ्रू आप मतलब उसमें एनरोल हो गया और आपका रिकॉर्ड होगा अटेंडेंस, है ना। उस ऐप का नाम है जन मनरेगा, डाउनलोड कर सकते हो आप, जन मनरेगा। ये ऑफलाइन काम करता है, इस कंप्लीटली ओके। जन मनरेगा एक ऐप है इससे रिलेटेड। अच्छा, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द महादाई रिवर। महादाई रिवर न्यूज में इसलिए क्योंकि कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्लियरेंस रिसीव की है सेंट्रल गवर्नमेंट से on a 2 detailed project report on the Kalsa Banduri water river diversion project on the Mahadai river। तो एक महादाई रिवर पे एक वाटर प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नाम है कलासा बंदूरी। महादाई रिवर के बारे में जानेंगे क्या होता है। ये सलीम अली बर्ड सेंचुरी यहाँ पे लोकेटेड है, आइलैंड है यहाँ पे छारुआ मांदोई रिवर में। मेजर ट्रिब्यूटरीज इसके ये है, आप इसको स्किप कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन टू स्किप दिस, बट ये याद रखना सलीम अली बर्ड सेंचुरी। व्हाट इज कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट, जिसका अभी रिपोर्ट आया है। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन, ये डैम्स कैनल्स बनाएगी महादाई रिवर पे जो कि गोवा में लोकेटेड है इन द मलप्रभा रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा बेसिन इन कर्नाटका। तो एक डिस्प्यूट आ जाता है गोवा और कर्नाटका के बीच में, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब आता है मेन गोल ऑफ प्रोजेक्ट, मीट द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेलागवी, धारवाड़ और बागलकोट एंड गगड़ कर्नाटका में। प्रोजेक्ट 1980 में ही प्रपोज किया गया था और अपोजिशन फेस किया गया था गोवा के थ्रू, क्योंकि देखो कभी भी पानी की बात आएगी तो कोई भी स्टेट चाहेगा कि मेरे को ज्यादा मिले। ये केजरीवाल साहब भी बोल रहे थे आज स्टेट के न्यूज में, देखा होगा आपने, वी नीड मोर वाटर। तो ऐसी बातें होती रहती हैं। हाउ द गवर्नमेंट एंश्योर्ड फ्रीक्वेंट, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे लिए क्या है इसमें। जोकोविक बैक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेवल विद नडाल आफ्टर परफेक्ट 10 डाउन अंडर। तो 10 कप्स हो गए इनके नाम पे। तो इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वाली इमेज अच्छे से पढ़नी है। इसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है इन्होंने 10th, ठीक है, एट द एज ऑफ 35। ये सब कुछ द हिंदू ने यहाँ मेंशन कर दिया, आप इग्नोर कर देते हो देख करके इसको, ये तो इमेज है। ये 10th इन्होंने जीता है अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। और यहाँ पर सब चीजें बताई गई हैं कि 93 ये ओलंपिक वॉन, 93rd लेटर एटीपी टाइटल, ये कौन कौन से कितने कितने टाइटल्स इन्होंने जीते हैं वो है। बट ऑस्ट्रेलियन ओपन याद रखना कि 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है कल। और 10th ऑस्ट्रेलियन ओपन है, राफेल नडाल 22 ग्रैंड स्लैम क्रोन्स, अ विक्ट्री रिटर्न टू द वर्ल्ड नंबर 1। और सर्बियन स्टार ओवरकम अ हैमस्ट्रिंग इंजरी, यानी ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने हराया है स्टेफेनोस सिट्सिपास को, ठीक है, ये याद रखना नाम स्टेफेनोस सिट्सिपास। अगर आपको गलती से अगर आपको जोकोविक का नाम देकर के इनके अपोनेंट का नाम भी दे सकता है, रिसर्च, ये सब अलग अलग चीजें हैं। इंडिया कॉल्स टू मॉडिफाई द इंडस वाटर ट्रीटी, ये अगेन ये टॉपिक है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि कैसे इंडस वाटर ट्रीटी 2 पार्ट में बंटता है, एक पंजाब और एक पाकिस्तान और एक इंडिया। एक बार और देख लो जिन लोगों ने नहीं देखा है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी। इधर ही बता देते हैं एक बार, फिर आर्टिकल पढ़ना समझ में आ जाएगा। वैसे हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस कर रखा है और 2 बार डिस्कस किया एटलीस्ट, एक बार मैराथन में भी किया था। इंडस वाटर ट्रीटी 2 कंट्री के बीच में है, दैट इज पाकिस्तान और इंडिया। ये अभी तक की मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी जानी जाती है और इसको मेडिएट करा था आपको वर्ल्ड बैंक ने, उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, नेहरू जी ने इसको साइन किया था। पाकिस्तान में जो रिवर दिया गया वो है आईसीजे, इंडस, चेनाब, झेलम, और इंडिया को दिया गया रावी, ब्यास और सतलज। ये 3 रिवर इंडिया को दी गए और 3 रिवर पाकिस्तान को दिया गया, ठीक है। अच्छा, और पाकिस्तान जो वेस्ट में पाकिस्तान है तो वेस्ट, और इधर से ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के पास और वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान के पास, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब आर्टिकल पढ़ना, चीजें समझ में आएंगी कि इस तरह से ट्रीटी बंटवारा हुआ। ये डिमेंशिया से रिलेटेड है, ये एक प्रॉब्लम होता है जिसमें याद रहने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो इसको बस एज अ रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से देखना फॉर क्लैट। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अंडर द मनरेगा स्कीम द कंट्रोल इज गिवन टू विच, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है पावर इसमें, याद रखना। अमृत उद्यान, मुगल गार्डन्स, सिंपल है। हु इज करेंटली सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एंड इन द हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल ऑन संडे बोथ बेल्जियम एंड जर्मनी आर फाइटिंग टू विन द कप फॉर द, ये फाइनल्स होगा जर्मनी और बेल्जियम के बीच में। कितनी भी बार कप जीतेगा अगर कोई कप जीतता है तो। इन विच ईयर इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन अम्फान, ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि एक आधा फंसाने के लिए होता है ना, कि 1-2 क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए, सारे आगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो आज काफी कुछ फैक्चुअल था, बताना कैसा लगा आज का सेशन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।